अगली सुबह चाय पीने के बाद सब आंगन में बैठे थे। मैंने भी सोचा कि मुझे आए हुए 1.5 महीना हो गया है और माँ अब तक उसी कमरे में है। मैंने आज उन्हें बाहर सबके साथ बैठने की सोची। पिछले कुछ दिनों से मैं माँ की रोज मालिश कर रहा था, जिसका असर दिखा और माँ मेरा सहारा लेते हुए बाहर आंगन में आई। माँ ने सबसे पहले सूरज भगवान को नमस्कार किया और फिर चारपाई पर बैठ गई। नाश्ता होने के बाद ताऊ जी ने सबको आंगन में धूप में बैठने को कहा और बात शुरू की। मैं तुम सबसे एक बात करना चाहता हूँ। भगवान ने अश्विनी के साथ बड़ा अन्याय किया है। इतनी सी उम्र में उसके सर से उसका सुहाग छीन लिया। वो कैसे इतनी बड़ी उम्र अकेली काटेगी? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शादी कर दी जाए। ताऊ जी की बात सुनकर सब हैरान हुए। पहला तो उनकी बात सुनकर और दूसरा कि ताऊ जी आज सबसे उनकी राय लेना चाह रहे थे, जबकि आज तक वो सिर्फ फैसला करते आए हैं। भैया, आप जो कह रहे हैं वो सही है। अभी उम्र ही क्या है बच्ची की। पिताजी बोले और घर में मौजूद सब ने ये बात मान ली। मैं अपनी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि मैं तो साक्षी के साथ खेलने में व्यस्त था। मेरा मन में बस यही था कि मैं साक्षी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे मुझे जो करना पड़े। सागर, तू भी बता बेटा, ताऊ जी ने मुझसे पूछा। ताऊ जी, आपका फैसला सही है। एक नया जिंदगी की शुरुआत करना ही सही होता है, मैंने कहा। पर मेरा ये जवाब अश्विनी को जरा भी नहीं भाया। वो तेजी से मेरी तरफ आई और साक्षी को मेरे हाथ से लेने लगी। साक्षी ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी और वो मेरी गोद में खेल रही थी। क्या कर रही है? मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। ये मेरी बेटी है, अश्विनी ने गुस्से से कहा और उसका ये गुस्सा देख मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। तेरी शादी हो रही है ना, जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। क्यों साक्षी को उसका हिस्सा बना रही है? मैंने साक्षी को उससे दूर करते हुए कहा। अच्छा, साक्षी मेरी बेटी है, मैं चाहे जो करूं उसके साथ। तुम होते कौन हो कुछ बोलने वाले? अश्विनी बोली और उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर पड़ता इसके पहले ही गोपाल भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इसका फायदा उठाकर अश्विनी साक्षी को मुझसे छीनकर ऊपर ले गई। अभी वो ऊपर की कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी होगी कि साक्षी का रोना शुरू हो गया और उसका रोना सुनकर मेरा खून खोल गया। मैंने अश्विनी को रोकना चाहा पर सबने मुझे जकड़ लिया। मैं खुद को सबकी पकड़ से छुड़ाने लगा और छूटकर ऊपर भागना चाहता था ताकि आज अश्विनी की गत बिगाड़ दूं। छोड़ दो मुझे पिताजी, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर किसी मुझे नहीं छोड़ा। सब के सब बस यही कह रहे थे कि शांत हो जा सागर। पर मेरे जिस्म में तो आग लगी थी, ऐसी आग जो आज अश्विनी को जला देना चाहती थी। जब मैं किसी के काबू में नहीं आया तो ताई जी ने नीचे से चिल्लाकर अश्विनी को आवाज मारी और उसे नीचे बुलाया। सागर देख, शांत हो जा, हम बात करते हैं, ताई जी ने कहा। पर मैं तो गुस्से से पागल हो चुका था और किसी की नहीं सुन रहा था। आखिर में माँ ही धीरे धीरे उठी और मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मान जा, शांत हो जा। माँ ये कहते कहते थोड़ा लड़खड़ाई तो मैंने एक झटके से खुद को छुड़ाया और उन्हें गिरने से थाम लिया। उन्हें सहारा देकर बिठाया और गुस्से में उठा पर माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुझे मेरी कसम बेटा, बैठ यहाँ पे। इतने में अश्विनी नीचे आ गई और मेरी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में गुस्से की ज्वाला उसे साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसके मन में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो अच्छे से जानती थी कि मेरा दिल साक्षी के बिना जल रहा है और वो इसी बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ रही थी और मुझे न जाने क्यों साक्षी को खो देने का डर सता रहा था। मेरा गुस्सा मरता जा रहा था और एक पिता का पानी बेटी के लिए प्रेम बाहर आ रहा था। आज चाहे अश्विनी मुझसे जो मांग ले मैं सब उसे दे दूंगा, बस बदले में मुझे मेरी बेटी दे दे। पर वो दिल की काली औरत आज मुझे ऐसा तड़पता देखकर खुश हो रही थी। आखिर एक बाप अपना गुस्सा पीते हुए आंखों में आंसू लिए बोल पड़ा, तू चाहती थी न मैं तुझे माफ कर दूं। ठीक है, मैं तुझे दिल से माफ करता हूँ, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। साक्षी मेरी जान है, उसे मुझसे मत छीन, मैंने मिन्नतें करते हुए कहा। मुझे अब किसी की माफी नहीं चाहिए, अश्विनी अकड़ कर बोली। तो बोल, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो सब दूंगा तुझे, बस मुझे साक्षी से अलग मत कर। मैंने घुटनों पर आते हुए हाथ जोड़े पर अश्विनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो क्रूरता भरी हंसी हंसने लगी। अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई आपसे आपकी प्यारी चीज छीन ले। You caused me that day and I lost everything, fucking everything. This was the payback. बहुत प्यार करते हो न साक्षी से, अब तड़पो उसके लिए जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने पति के लिए। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था।
क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि अश्विनी ने साक्षी को मुझे अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में सौंपा था, पर ये तो मैं अभी अपने ख्याल को पूरा भी नहीं कर पाया कि अश्विनी बोल पड़ी, जो सोच रहे हो वो सही है, ये सब मेरा प्लान। मैंने ही आपको साक्षी के इतना करीब धकेला और अब मैं ही उसे आपसे दूर करके ये यातना दे रही हूँ। जियो अब सारी उम्र इस दर्द के साथ, वो सामने होते हुए भी आपकी नहीं हो सकती। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, गोपाल भैया ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। उसके संभलने से पहले ही भाभी ने भी एक करारा तमाचा उसे दे मारा। हरामजादी, इतना मेल भरा हुआ है तेरे मन में, तू पैदा होते ही मर क्यों ना गई? इतनी मुश्किल से ये परिवार संभल रहा था, पर तुझे सब कुछ जलाकर राख करना है। गोपाल भैया बोले। इस सच का खुलासा होते ही मेरे अंदर तो जैसे जान ही नहीं बची थी। सांसें जैसे थम गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ। शाम को जब मेरी आंख खुली तो सब मुझे घेर कर बैठे थे। मैं उठ के बैठा तो माँ की जान में जान आई, पर मेरा मन मेरी बेटी के लिए व्याकुल था और मैं प्यासी नजरों से उसे ढूंढ रहा था। साक्षी, मेरे मुंह से निकला तो भाभी ऊपर साक्षी को लेने गई, पर अश्विनी ने उसे उन्हें सौंपने से मना कर दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, ताकि मैं भी सुन लूं, मेरे साथ जबरदस्ती मत करना वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ये कहते हुए उसने भाभी को डराने के लिए अपना फोन उठा लिया, पर भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पहले तो उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा मारा और फिर उसकी गोद से साक्षी को छीनते हुए बोली, जो करना है कर ले। नीचे आकर उन्होंने साक्षी को मेरी गोद में दिया। साक्षी रो रही थी और जैसे ही मैंने उसे अपनी छाती से लगाया तो मेरे जोरों से धड़कते हुए दिल को चैन मिला। मिनट भी नहीं लगा साक्षी को चुप होने में। मैंने उसके छोटे से हाथों में अपनी उंगली थमाई और उसे ये इत्मीनान हो गया कि उसके पापा उसके पास है। पर अश्विनी का दिमाग सनक चुका था। उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी और नीचे आकर दरवाजा खोल दिया। कुछ ही देर में वही थानेदार आ गया जो उस दिन आया था। पुलिस की जीप का सायरन सुन सब बाहर आ गए थे। मैं और माँ कमरे में अब भी बैठे थे। साक्षी मेरी छाती से चिपकी किलकारियां निकाल रही थी। ऐसा लगता था जैसे मानो कह रही हो कि प्लीज पापा मुझे अपने आप से दूर मत करो, पर मैं उस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही एक महिला पुलिसकर्मी और उनके साथ एक हवलदार कमरे में घुस आए और मेरी गोद से साक्षी को लेने को अपने हाथ खोल दिए। मैंने ना में सर हिलाया तो पीछे से थानेदार की आवाज आई, ये अश्विनी की बेटी है और तुम जबरदस्ती इसे इसकी माँ से छीन कर रहे हो। मैं उसी वक्त बोलना चाहता था कि ये मेरी भी बेटी है, पर मेरे मन में साक्षी को खो देने के डर ने मेरे होंठ सिल दिए थे। थानेदार साहब, ये अश्विनी का चाचा है। ताऊ जी बोले। साहब आप अश्विनी को समझाइए, इसी ने की है और हमारा काम है कार्रवाई करना। थानेदार बोले और उसने महिला पुलिसकर्मी को इशारा किया कि वो साक्षी को मुझसे छीन ले। वो पुलिसकर्मी भी समझ सकती थी कि मैं साक्षी से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी उसने जबरदस्ती साक्षी को मेरी गोद से ले लिया। पर साक्षी अब भी मेरी उंगली पकड़े हुए थी, जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से छुड़वाया। उसने साक्षी को अश्विनी को सौंप दिया और अश्विनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और ऊपर चली गई। मैं बस आंखों में आंसू लिए घुट कर रह गया। मेरा दर्द वहाँ समझने वाला कोई नहीं था। साक्षी के रोने की आवाज सुन मैं आज फिर से टूटने लगा था, जिसमें जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं सर दीवार से टिकाकर चुपचाप बैठा रहा और हिम्मत बटोरने लगा। थानेदार के जाने के बाद भाभी ने नीचे से अश्विनी को गालियां देनी शुरू कर दी थी। ताऊ जी भी गुस्से में भरे थे। घर का हर एक सदस्य अश्विनी के पागलपन के कारण सकते में था और उसे कोस रहा था। माँ मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, पर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। उसे सिवाय साक्षी के रोने के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। क्यों सागर ऐसी हरकतें कर रहा है? साक्षी उसकी बेटी नहीं है, फिर भी वो इतना मोह में क्यों बहे जा रहा है? मेरे पिताजी ताई जी से बोले, पर ताऊ जी मेरे इस मोह को कुछ और ही समझ रहे थे। तुम सब जानते हो कि सागर अश्विनी से कितना प्यार करते आया है। बचपन से एक वही है जो उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। इतना सब कुछ करने के बाद जब अश्विनी ने उसे बिना बताए शादी की तो वो बहुत गुस्सा हुआ और फिर उस दिन हमने उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारा टूट गया था। इस उल्टा अश्विनी ने साक्षी को जानबूझकर आगे किया और जबरदस्ती सागर के मन में उसके लिए प्यार पैदा किया, और जब सागर का लगाव उससे बढ़ गया तो जानबूझकर साक्षी को उससे दूर कर दिया। सब कुछ इसने जानबूझकर किया। हमारे लड़के को इसी ने बरगलाया है। अंधा लूला जो कोई भी मिलता है बांधो इसे उसके गले और छुट्टी पाओ इस मनहूस से। रही सागर की बात तो उसे कुछ टाइम लगेगा, पर वो ठीक हो जाएगा। ताऊ जी ये कहते हुए कमरे के आए और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू चिंता ना कर, हम सब यहाँ है तेरे लिए।
और सुनो, कोई भी उसे इसके आसपास भटकने मत देना। ताऊ जी ने सबको आगाह किया और भाभी से कहा कि वो परोसे। भाभी खाना परोस कर लाई, पर मैं बस सामने की दीवार को घूर रहा था। मुझे उसमें साक्षी का अक्स दिख रहा था। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर झिंझोड़ा तो मैं अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। आंखें आंसू बहने से लाल हो चुकी थी। भाभी के हाथ में खाना देखकर समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। पर फिर माँ की तरफ देखा जो आस कर रही थी कि मैं खाना खाऊं। मैंने एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाई और माँ की तरफ थाली लेकर घूम गया। मैंने उसी नकली मुस्कुराहट से माँ को खाना खिलाया। माँ बार बार मना कर रही थी कि पहले मैं खाऊं, पर मैंने जबरदस्ती करते हुए उन्हें खिलाने लगा। उनके खाने के बाद मैं थाली लेकर बाहर आया। सबको लगा कि मैंने खा लिया, पर भाभी जानती थी कि मैंने माँ को खिला दिया है। उन्होंने मेरे लिए दूसरी थाली में खाना परोसा, पर मैंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। सागर, ऐसे मत करो। क्यों उस हरामजादी के लिए खाना छोड़ रहे हो? उसने तो पेट भर के धकेल लिया। तुम क्यों? भाभी खुसफुसाती हुई बोली। भाभी, बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप बस किसी को कुछ मत कहना। इतना कहकर मैं घर के बाहर आया और कुछ दूर तक जेब में हाथ डाले चल दिया। मैं जानबूझकर घर से निकला था ताकि थोड़ी देर बाद जब मैं घर में घुसूं तो माँ को लगे कि मैं खाना खा रहा था। अकेले चलते हुए मुझे मेरी बेबसी का एहसास कचोटे जा रहा था। साक्षी मेरी बेटी है और जो अश्विनी ने आज तक मेरे साथ किया उससे उसका साक्षी पर कोई हक नहीं बनता। साक्षी को उसने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके मेरे कलेजे को छलनी किया था। उसका बदला तो हो चुका था, पर मेरा अभी बाकी था। मेरी बेबसी अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। मुझे उसे जवाब देना था, पर अभी नहीं। कुछ देर बाद मैं घर लौटा और माँ के सामने ऐसे जताया जैसे मैंने खाना खा लिया हो। माँ को दवाई दी और सोने ऊपर जाने लगा, पर पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तो आज अपनी माँ के पास सो जा। वो बहुत उदास थी पूरा दिन। मैंने पिताजी की बात मान ली और माँ के पास लेट गया। रात के 1 बजे मैं उठा। अपने गुस्से को निकालने का यही सही समय था। मैं दबे पांव ऊपर गया और देखा कि अश्विनी के कमरे का दरवाजा खुला है। मैंने धीरे से उसे खोला और अंदर पहुंचा। दरवाजे की आहट से अश्विनी उठ गई और उसने लाइट जला दी। अब क्यों आए हो यहाँ? अश्विनी अकड़ते हुए बोली। मैंने उसके बाल उसकी गुद्दी से पकड़े और उसकी आंखों में झांकते हुए गुस्से से बोला, बहुत शौक है ना तुझे बदला लेने का? अब देख तो मैं क्या करता हूँ। याद है मैंने तुझे क्या कस किया था? Every day will be like hell for you। याद रख इस बात को। इतना कहकर मैंने उसके बाल झटके से छोड़े और अपने कमरे से फोन का चार्जर लेकर मैं नीचे उतर आया। फोन चार्जिंग पर लगाया और लेट गया, पर नींद नहीं आई। मन में बस साक्षी को पाने की ललक लिए पूरी रात जागते हुए का। सुबह उठकर मैंने अपना फोन देखा जो पूरा चार्ज हो चुका था। जैसे ही फोन ऑन हुआ उसमें नीतू की 50 मिस्ड कॉल्स दिखी। ये देखते ही मेरी हवा टाइट हो गई। मैं साक्षी को तो लगभग खो ही चुका था, नीतू को नहीं खो सकता था। मैंने तुरंत उसके नंबर पर कॉल करना शुरू किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने धड़ाधड़ कॉल करने जारी रखे और उम्मीद करता रहा कि वो उठा लेगी, पर उसका फोन स्विच ऑफ ही रहा। माँ मुझे ऐसे कॉल करता देख परेशान हो रही थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टिकट बुक करने लगा। इतने में डैडी जी, नीतू के डैडी, का फोन आ गया। मैं फोन उठाकर आंगन में एक कोने में खड़ा हो गया। सागर बेटा, सब ठीक तो है? तुम्हारी नीतू से कोई लड़ाई हुई? परसों जब से आई है बस रोए जा रही है। ये सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। डैडी जी, मैं आ रहा हूँ, 3-4 घंटे में पहुँच रहा हूँ। इतना कहते हुए मैंने फोन काटा और अपना पर्स उठाने भागा। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? पिताजी ने पूछा। वो मेरा बिजनेस पार्टनर यहाँ है, मुझे जल्दी जाना होगा। इतना कहते हुए मैं बिना मुंह हाथ धोए घर से निकल गया। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल खड़े, रात के टी-शर्ट और पजामा पहने ही मैं निकल गया। मन में बुरा विचार आ रहे थे कि कहीं नीतू कुछ कर ना ले। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ये सोचते हुए मैं बस में चढ़ा। पूरे रास्ते उसका नंबर मिलाता रहा, पर अब भी उसका नंबर बंद था। कॉलोनी के गेट से नीतू के घर तक दौड़ता हुआ पहुंचा और घंटी बजाई। दरवाजा मम्मी जी ने खोला और मेरी हालत देखकर वो हैरान थी। मैंने अपनी सांसों को काबू किए बिना ही हाँफते हुए कहा, नीतू। कहा। मम्मी जी ने मुझे अंदर की तरफ इशारा किया। मैं तेजी से अंदर पहुंचा और देखा तो नीतू दूसरी तरफ मुंह करके लेटी है और अब भी रो रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाई। उसे जिंदा देखकर मुझे चैन मिला। मैंने अपनी सांसें काबू की और उसके पास पहुंचा और उसे पुकारा, नीतू। ये सुनते ही नीतू बिजली की रफ्तार से उठ बैठी और मेरे गले लग गई। मुझे उसकी शक्ल देखना का भी मौका नहीं मिला।
नीतू का रोना और भी तेज हो गया था और मैं बस उसके सर पर हाथ फेर कर उसे चुप कराना चाह रहा था। बस बस, मेरा बच्चा, बस। मैंने खुद को तो रोने से रोक लिया था पर नीतू को रोक पाना मुश्किल था। मुझे लगा, आप अब कभी नहीं आओगे, नीतू ने रोते रोते कहा। पागल, ऐसे मत बोलो, आई लव यू, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद ही नीतू ने रोना बंद किया। पीछे डैडी जी और मम्मी जी ने सब सुना और बोले, देखा, मैं कहता था न सागर नीतू से बहुत प्यार करता है। डैडी जी बोले और हमने पलट कर देखा तो वो हमें इस तरह लिपटे हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब नीतू ने मुझे ठीक से देखा तो उसकी आंखें फिर से भर आईं। ये क्या हालत बना ली है आपने, नीतू बोली। मैं चुप रहा क्योंकि मैं मम्मी जी और डैडी जी के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था। उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ और दोनों बाहर चले गए। मेरी छोड़ो और ये बताओ तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए गाँव रहूंगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं वापस आऊंगा। फिर मैंने नीतू के आंसू पोंछते हुए कहा।